नमस्कार प्यारे दोस्तों, कोटिले क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं हमारा तीसरा टॉपिक विद्युत कार के सामान्य औजार, वो क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम डेली के हर चैप्टर के सवाल सोल्व कर रहे हैं। और फर्स्ट दिन से लगातार इस प्रकार की सीरीज चलेगी, सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। तो क्वेश्चन सीरीज में विद्युत कार के सामान्य औजार को हम सोल्व करें, इसके एमसीक्यू को सोल्व करेंगे और साथ में पूरा डिटेल देखेंगे। जैसे हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत देखा था वैसा ही आप अब देखेंगे। तो नमस्कार, सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाइए और हम सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। ऐप डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो ये जो दिए गए नंबर है इस पर संपर्क करो। बाकी ऐप तो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, और नहीं होता तो फिर आपके उस प्रकार की प्रॉब्लम होगी ना कि मेमोरी कम है फ़ोन में, तो फ़ोन की प्रॉब्लम है। इंस्टॉल तो ऐप होता ही है। ऐप ओपन में प्रॉब्लम है तो हम भी कुछ करें, इंस्टॉल में तो हम क्या करें। इंस्टॉल तो आपके जैसे बाकी के ऐप इंस्टॉल होते हैं वैसे ये ऐप इंस्टॉल होता है। इसमें गूगल प्ले की पॉलिसी चलती है, हमारी तो कोई अलग से पॉलिसी होती नहीं ना, गूगल प्ले स्टोर करता है तो काम। वो किताब आ जाएगी 6000 वाली, तो प्राइस उसकी बता देंगे भाई। छः महीने से 9 महीने हो गए, 1 साल क्यों नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है। देखो कि ऐसा हो सकता है कि आपने 3 महीने पहले ली हो, वैलिडिटी बढ़ाने को कहा हो, तो उन्होंने जिस दिन से आपने परचेज किया था वहाँ से तो 1 साल देंगे ना, अब से 1 साल थोड़ी देंगे। तो 9 महीने का तो कोई मतलब ही नहीं था ना, तो ये आप समझ नहीं पाए होंगे। तो हम करें क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू। सभी का स्वागत है। और अब मैं आपके विद्युत कार के सामान्य औजार यानी कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्शन को कौन से कॉमन टूल्स यानी औजार उपयोग में लेने होते हैं, इनसे संबंधित सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अलग अलग परीक्षा में पूछे गए सभी सवालों हम सोल्व कर रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने रहा, पहला सवाल सोल्व कीजिए जल्दी से भाई, जल्दी बताइए कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में क्या नहीं पाया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए भाई। एमपी लाइनमैन के लिए एमपीटीओ वाला कोर्स ले लीजिए भाई। एमपी लाइनमैन के लिए सूरज शर्मा। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता? टेस्ट लैंप, स्क्रू ड्राइवर, वाइस या इलेक्ट्रिशियन चाकू? बताइए कौन सा नहीं पाया जाता? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ए ऑप्शन आ गया हितेश के, बाकियों का आ रहा सी ऑप्शन। हितेश के अलावा सबके सी ऑप्शन आ रहा है। बहुत अच्छे है, क्योंकि कॉमन टूल्स के बारे में सिंपल जानते हो कि वाइस नहीं पाया जाता। वाइस क्या होता है भाई? बेंच वाइस या हैंड वाइस होता है, जो मजबूती से किसी वस्तु को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। तो मजबूती से पकड़ने के लिए काम में किसका लिया जाता है? वाइस का। तो ये बेंच वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस, अलग अलग वाइस होते हैं। जैसे पाइप को पकड़ना तो पाइप वाइस होगा। तो मजबूती से पकड़ बनाने के लिए किसको काम लेते हैं? वाइस को। ये इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रिशियन का टूल किट ऐसा होता है, देखो ध्यान से। ये इलेक्ट्रिशियन का एक टूल किट है जिसके अंतर्गत इस प्रकार के सामान या औजार पाए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कौन से औजार हैं आपके सामने रहे। इसके अंतर्गत देखो टेस्टर बिल्कुल होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है और नाइफ होता है। यही आपके पास ऑप्शन में था। टेस्ट लैंप होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, नाइफ यानी चाकू होता है। ये सब होते हैं। इनके अलावा और क्या होते हैं? तो आप देखो कि ड्राइव के सॉकेट होते हैं अलग अलग, बिट वाले सेट होते हैं, बिट सेट, और हार्डवेयर सेट जो आपको अलग अलग चाहिए तो इस डिबिया में आप पे करके रखते हैं। स्क्रू ड्राइवर आपके पास होते हैं। बिट को होल्ड करने वाला बिट का होल्डर भी होता है। हेक्सा होता है कोई चीज़ को कटिंग करने के लिए। एल शेप में हेक्स की सेट होता है की को बनाने के लिए। कॉम्बिनेशन प्लायर होता है जिसमें किसी चीज़ को तोड़ने, मरोड़ने, काटने के लिए अलग अलग प्रकार के आपके लॉन्ग नोच प्लायर काम में लिए जाते हैं। हैमर होता है यानी हथौड़ा भी आप काम में लेते हो। एडजस्टेबल व्रेंच होता है यानी कि आप इसको कम तथा ज़्यादा करके इसका माप सीमा को बड़ा घटा सकते हो। एलईडी टॉर्च होता है कहीं गहराई में कहीं देखने के लिए, अंधेरा वगैरह हो तो। इंसुलेशन टेप होता है और 3M मेजरिंग टेप होता है यानी कि 3 मीटर की मापने की टेप होती है। 3 मीटर मतलब तकरीबन 10 फुट मापने की टेप होती है। तो ये सब चीज़ें आपके पास से एक इलेक्ट्रिशियन के
टूल किट में होता है। ये इलेक्शन का टूल किट होता है, इस प्रकार ये टूल किट पूरी तरीके से पैक होता है और ये आपके पास सामग्रियां मौजूद होती है। क्लियर है। अब आते हैं अगले सवाल। दूसरा सवाल बताइए, AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है, इस संख्या के संबंध में कौन सा सही है? जल्दी से बताइए। चलो राजेश कुमार है ना, तो फिर हम आपका चेक कर लेंगे 9 महीने यदि हुआ है तो। इस प्रकार का होना तो नहीं चाहिए था, चलो हम आपका चेक कर लेंगे, ठीक है ना। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती, इस संख्या के संबंध में कौन सा सही है बताइए। सेकंड नंबर सवाल को सॉल्यूशन कराइए जल्दी से। अंकुश पाल जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं हम, सारी चीज़ें आराम से बताएंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं है, एक एक चीज़ आराम से बताते चलेंगे। और इस क्वेश्चन सीरीज का तात्पर्य हमारी यही था कि हम पूरी डिटेल में आपको आराम से बताएंगे। तो टूल्स में केवल सीधा आंसर नहीं बताए, पूरे टूल्स भी बता दिए थे। AWG क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज होता है। इस प्रकार एक होता है SWG, ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड वायर गेज। अब इन वायर गेज की खासियत क्या होती है? खासियत देखिए ध्यान से वायर गेज की। जैसे मान लो 40 AWG है तो व्यास कम है, व्यास कम है, और जैसे 18 AWG होगा तो व्यास क्या होगा? बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 0 AWG का व्यास ज़्यादा, जैसे जैसे AWG बढ़ रहा है तो तार का व्यास क्या हो रहा है? घट रहा है। AWG बढ़ना और तार के व्यास बढ़ना एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। 18 AWG पतला है, 12 AWG मोटा है। इसका मतलब है जो यदि AWG का मान ज़्यादा लिखेगा तो व्यास क्या होगा? कम होगा। आंसर बताइए, बताइए कौन सा होगा? जितनी बड़ी संख्या व्यास उतना ही कम, जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा व्यास, ऐसा है क्या? जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा व्यास, गलत है ये तो। जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास, जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास, बिल्कुल हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास या जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा व्यास, ये भी हो सकता है। जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा व्यास, दोनों भी पॉसिबल है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। आराम से सवाल का आंसर देना है। अगला सवाल आपके सामने है तीसरा, जल्दी से उत्तर दीजिए तीसरे सवाल का। तीसरा सवाल आपके सामने है, किसका उपयोग करके तार के गेज को मापा जाता है? बताइए भाई। तार के गेज को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करके मापते हो क्या? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करके तो आप क्या मापते हो? आपेक्षिक घनत्व, जो सेल के अंतर्गत मापते हो, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के प्रयोग करके क्या मापते हो? आर्द्रता मापते हो। रूलर का प्रयोग करके आप लंबाई माप सकते हो, व्यास नहीं माप सकते, क्योंकि यहां पर इसका जो अल्पतमांक है वो ज्यादा होता है। हमें अल्पतमांक कम से कम छोटा वाला चाहिए। मल्टीमीटर होता है वो आपके अवोमीटर कहलाता है। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर ये भी नहीं मापता है। तो करेक्ट आंसर है माइक्रोमीटर, यानी कि ये सूक्ष्म चीज मापता है। माइक्रोमीटर सूक्ष्म चीज मापता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक या लिस्ट काउंट होता है 0.01। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक या लिस्ट काउंट होता है 0.01, यानी 0.01 माप तक की वस्तु को माप सकता है। तो व्यास इसी से मापेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो तार का व्यास बहुत ही कम होता है। तो ये हमारे पास व्यास की सूत्रता से कौन माप सकता है? माइक्रोमीटर। हमारे पास माइक्रोमीटर इस प्रकार का होता है। ध्यान से देखिए, ये होता है हमारे पास। तो यह जो माइक्रोमीटर है ये तो हमारे पास मेन स्केल है, और ये हमारे पास जो स्केल है फाइन स्केल होती है, जिसमें हमारे पास पॉइंट में वैल्यू कैलकुलेट करवाती है। क्लियर है। और इससे हम कहते हैं थिम्बल। क्लियर। और ये हमारे पास होता है रेचेट बॉक्स। यहाँ से जब मापते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। जब वायर को मापते हैं तो ये जो हमने बॉल रख रखे इसकी जगह वायर रखते हैं, फिर इसको हम घुमाते हैं तो जो वायर का पूरी तरीके से हम कस देते हैं तो जो माप आता है वो वायर का माप हो जाता है। यहाँ पर ये तो हमारे पास फिक्स जबड़ा होता है, और इधर हमारे पास मूव करता है एक जबड़ा। ठीक है। और ये स्पिंडल कहलाता है। ये हमारे पास भाग क्या कहलाता है? स्पिंडल कहलाता है।
तो ये हमारे पास इसका भाग होता है। पूछे किस आकार का होता है, तो ये आकार कौन सा हो गया भाई, यू आकार का। तो पूछे माइक्रोमीटर का आकार कैसा होता है, यू आकार का। रेचेट क्या होता है, सबसे अंतिम भाग में लगाया जाता है। थिम्बल कहाँ होता है, जहां पर फाइन वैल्यू मापते हैं वो थिम्बल होता है। स्लीव पर मेन स्केल मापी जाती है। और ये हमारे पास यहाँ पर जैसे पूरी तरह से माप को फिक्स कर दिया जाए तो इस नट को लॉक कर दिया जाता है, इस कारण इसे कहते हैं लॉक नट। तो ये हमारे पास सारी चीजें होती है। 0.02 नहीं 0.01 mm ही होता है भाई, क्लियर है, ये देख लो। 0 से 25 इंटू 0.01 mm, क्लियर है। तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर का है। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर आप दीजिए, मैं बाकी डिटेल आपको बताऊंगा। सवाल आपके सामने, जल्दी से सवाल को सोल्व कीजिए भाई। माइक्रोमीटर या कैलिपर्स की यथार्थ मापन के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? बहुत गजब का सवाल है, आप इसको जल्दी से आंसर बताइए, किसका उपयोग किया जाता है। और जल्दी से इस वीडियो को बाकी विद्यार्थियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस कोर्स से जुड़े रहें, बैच से जुड़े रहें। बताइए जल्दी से आंसर भाई, क्या आंसर आ रहा है आपका? सी आंसर आ रहा है। फिलर गेज यथार्थता मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? फिलर गेज यथार्थता मापता है क्या? फिलर गेज यथार्थता नहीं मापता। फिलर गेज तो आपके पास में कोई वैल्यू को कम होता है तो उसकी जगह पूर्ति करने के लिए काम लेता है। फिलर गेज तो कोई जगह खाली रह जाती है उसको फिल करने के लिए फिलर गेज काम लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास स्लिप गेज। स्लिप गेज को हम कहते हैं, दूसरा नाम होता है जॉनसन स्लिप गेज। जॉनसन स्लिप गेज होता है, दूसरा नाम होता है जॉनसन स्लिप गेज होता है। और ये हमारे पास आयताकार होता है, हमारे पास रेक्टेंगल कार यानी कि आयताकार होता है। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, फिलर करने के लिए, फिल करने के लिए काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पर यथार्थता दर्शानी है, शुद्धता दर्शानी है, तो एक्यूरेसी मापने के लिए हम काम में लेते हैं। कैसे है ये देखिए आप, सॉरी ये देखिए। अब यहां पर क्या है कि आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें अलग अलग प्रकार के सारे स्लिप गेज रखे हुए हैं। अब आपको देखो कि वहां पर जो ये इनके बीच में ये जो भाग होता है ना, इनके बीच में उसको लगाया दिया जाता है स्लिप गेज को। फिर देखता है कि जो स्लिप गेज का मान है वही दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, तो इससे जांच की जाती है स्लिप गेज की सहायता से। अलग अलग स्लिप गेज को यहां रखा जाता है, अलग अलग स्लिप गेज को रखकर यहां पर मान दर्शाए, देखा जाता है कि स्लिप गेज का मान सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माइक्रोमीटर में स्लिप गेज का प्रयोग करके देखो, अलग अलग माप है, 0.51, 1.52, 2.53, 3.54, 4.55, इस प्रकार आगे 10, 11, 12, 13 सब चल रहे हैं, 22, ये देखो 50, 75, ये 100, ये सारे मान के सारे mm की वैल्यू के हमारे पास रखे हुए होते हैं, जिसके कारण हम माप मान सकते हैं कि इसकी शुद्धता में कितना परिवर्तन है। यदि मान लो ये 75 mm है और वहां 74 दिखा रहा है तो यथार्थ नहीं है ना, तो यथार्थता को दर्शाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो किसको काम में लिया जाता है? तो ए ऑप्शन ध्यान रखना, स्लिप गेज। और ये मैंने पूरा बॉक्स बता दिया स्लिप गेज का, क्लियर। अगला सवाल का उत्तर दीजिए, गलती मत करना। अगले सवाल का आंसर दीजिए, गलती मत करना, यह ध्यान रखना। 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा? 90 डिग्री एंगल मापना है, तो बताइए कौन सा काम में लोगे? एमपीटीओ की क्लास है, ऐप के अंदर है ना भाई कुलदीप, ऐप के अंदर है, आप जाके देख सकते हैं। नब्बे डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? इस्पात पट्टी, साहुल, त्रिवर्ग, कास्ट पैमाना, स्टील टेप, प्लम्ब बॉब, ट्राई स्क्वायर, वुडन स्केल। बताइए क्या होता है? ये भी नहीं बताएंगे तो क्या बताएं? बिल्कुल सबका आंसर करेक्ट चल रहा है, सी 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 सबके सी आ रहा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर हमारे पास आप जानते हो इस प्रकार की इस होता है,
तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है भाई, 90 डिग्री। और जो हम जैसे मान लो मेरे पास एक दीवार है इस प्रकार, दूसरी दीवार ऐसे निकालूंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ला के रखूंगा, तो पता चल जाएगा 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है। तो 90 डिग्री की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हो, ट्राई स्क्वायर का। साउल का प्रयोग कहाँ करते हो आप, ऊर्ध्वाधर समतलता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्ध्वाधर समतलता मापने के लिए। स्टील टेप का प्रयोग आप मापन के लिए करते हो, और काष्ठ पैमाना यानी वुडन स्केल का माप भी मापन के लिए करते हैं, जो एक सीधी रेखा मापन के लिए करते हैं। और हमारे पास ये होता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर तो आपके देखा भाई होता है, ऐसा कोई तो है नहीं कि ट्राई स्क्वायर नहीं देखा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्राई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल बनता है वो एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। इट मीन्स ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो भाई हमारे पास एंगल दर्शा देगा 90 डिग्री। क्लियर है। तो ये हमारे पास होता है करेक्ट ऑप्शन सी, पांचवे का। छठा सवाल आपके सामने है, उत्तर आप बताइए जल्दी से। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग सर्वाधिक अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, बताइए जल्दी से। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर का सर्वाधिक उपयोग किया जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। लॉकिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, लंबी नोक वाला प्लास या विकर्णी कटर, बताइए कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कठोर तारों को काटने के लिए हमारे पास सबसे उपयुक्त होता है विकर्णी यानी कि डायगोनल कटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो डायगोनल कटर सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। लंबी नोक वाला तो अंदर गहराई में होता है, वहां पर उपयोग होता है। वायर स्ट्रिपर तो होता है, वायर को छिलने वाला होता है। लॉकिंग प्लायर होता है, लॉक करने वाला। लेकिन हमारे पास यदि कठोर तारों को काटना है या एल्यूमिनियम का चद्दर को काटना है तो विकर्णी या डायगोनल कटर काम में लिया जाता है। ये इस प्रकार का होता है भाई। ये देखो कटर का आगे का भाग, डायगोनल कटर ये है, ये कटर का आगे का भाग है, जिसमें आप किसी प्रकार पतला चद्दर होता है तो उसको भी आप काट सकते हो। या कठोर भाग को काटने के लिए किसको काम में लोगे, डायगोनल को। फ्लैट प्लायर से काटने के लिए नहीं, हम पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। लंबी नोज वाला जो होता है उसको भी हम पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, ये आप जानते हैं। और जबकि यहाँ पर आपको सब दिख रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा डायगोनल प्लायर है जो काटने के लिए सबसे उपयुक्त है और सक्षम भी रहेगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डायगोनल प्लायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटर में स्लिप रिंग किसका बना होता है, कॉपर का होगा भाई, हाइड्रोन कॉपर। और बीच में आपके स्लिप रिंग कहाँ से आ जाती है, आप क्या क्या पढ़ते रहते हैं भाई बीच में। सातवें सवाल का उत्तर दीजिए भाई, सातवां सवाल का उत्तर दीजिए। पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, बताइए। पिन वाइज का प्रयोग क्यों, बहुत कम तापमान वाली वस्तुओं को धारण करने के लिए, पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए, बोल्ट जैसी बड़ी वस्तुओं को धारण करने के लिए, अत्यधिक उच्च तापमान पर वस्तुओं को धारण करने के लिए। धारण तो करना है, लेकिन पिन वाइज का तापमान के साथ क्या संबंध, इस प्रकार का कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। विवेक का सवाल है गुरुदेव, वायु और निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता का कंफ्यूजन दूर करवा दीजिए। देखो पहली बात, अभी तो हम टॉपिक दूसरा पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि चुंबकशीलता जो परमिएबिलिटी होती है वो हमारे पास होती है म्यू। और इसके बाद इस प्रकार के सवाल मत पूछना भाई, मैं अलग अलग नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टॉपिक से भटक जाते हैं। म्यू इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर। म्यू नोट होता है, इसको हम कहते हैं निर्वात या वायु की। वायु में थोड़ा सा मान ज़्यादा होता है, लेकिन निर्वात और वायु की एक ही मानी जाती है। तो म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, इसकी यूनिट होती है। जबकि आप जो पूछ रहे हो सापेक्षिक चुंबकशीलता, वो होती है म्यू आर। ये हवा या निर्वात के लिए मान होता है 1। मेनली तो ये निर्वात के लिए मान 1 होता है, हवा के लिए मान 1.00049 करके होता है मान। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन उसको 1 ही माना जाता है। चुंबकशीलता का मान हमारे पास 1 किसके लिए होगा, निर्वात या वायु के लिए, म्यू आर का। और ये मात्रकहीन होगा, ये मात्रकहीन होगा। और जबकि निर्वात या वायु की मुख्य जो चुंबकशीलता होगी म्यू नोट
इसका मात्रक है हेनरी प्रति मीटर और म्यू आर का मान 1, तो इसकी जगह वैल्यू 1 पुट कर दोगे, इसकी जगह वैल्यू ये पुट कर दोगे तो म्यू का मान आ जाएगा, चुंबकशीलता का मान आ जाएगा। अलग अलग पदार्थों में ये वेरी करती रहती है। क्लियर। अब पिन वाइज का प्रयोग करते हैं। पिन वाइज का, पिन जैसी छोटी छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए पिन वाइज का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। पिन जैसी छोटी छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए पिन वाइज। कैसा, आप देखो ये हमारे पास देखो छोटे छोटे बिट है ना, इन छोटे छोटे बिटों को रखने के लिए, धारण करने के लिए किसको प्रयोग करते हैं, पिन वाइज को। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के जो इसको ओपन करके, ज़्यादा मान कम मान का ओपन करके इस सब को पिन को हम धारण कर सकते हैं। तो पिन वाइज हमारे पास क्या होता है, जो अलग अलग माप के छोटी छोटी पिनों को धारण करता है उसे हम कहते हैं पिन वाइज। क्लियर है, छोटे छोटे बिट को भी बोल दो आप। अगला सवाल, हथौड़ा मूलतः एक कौन सा प्रवर्धक है? हथौड़ा मूलतः एक कौन सा प्रवर्धक है पूछा गया है। हैमर, हथौड़ा के बारे में बताइए जल्दी से। सवाल आपके सामने अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप उत्तर बताइए। हथौड़ा मूलतः एक किस टाइप का प्रवर्धक है? हथौड़ा मूलतः किस प्रकार का प्रवर्धक है भाई, जल्दी से बताइए। सी टाइप का बल, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। प्रवर्धक का मतलब होता है वैल्यू को बढ़ाना, आयाम को बढ़ाना, प्रवर्धक कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास दीवार है, दीवार में एक कील को मुझे वहां पर फिक्स करना है, तो मैं यदि हाथ से मारूंगा तो कील जाएगी क्या, नहीं जाएगी। हथौड़े से मारूंगा तो कील जाएगी। यानी कि मेरे जो बल तो वही था, लेकिन बल के आयाम में किसने वृद्धि की, हथौड़े ने। तो ये हमारे पास बल का प्रवर्धक है। किसका प्रवर्धक होगा, बल का। बल के कारण ही तो कील गहराई में चली जाती है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल है, हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये तो सवाल आप जानते ही हो, बहुत आसान सवाल है। हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जल्दी से बताइए भाई। बताइए जल्दी से। बी ऑप्शन आ रहा है, तेल के साथ फिट होना चाहिए, कसकर फिट होना चाहिए, घिसा हुआ या पंचर होना चाहिए, ढीला फिट होना चाहिए, कसकर फिट होना चाहिए। ढीला फिट होगा या हमारे पास तेल के साथ होगा, फिसलन होगी तो चपेट आ जाएगी, चोट लग जाएगी। तो इसमें तो सिंपल है, कसकर फिट होना चाहिए। हैमर जो होता है उसमें ये भाग होता है, ये जैसे हथौड़ा है, हथौड़े में हमारे पास यहाँ ज़्यादातर में लकड़ी का भाग होता है, और ये हमने एक रेडीमेड हथौड़ा देख रहे हैं जिसका पीछे का भाग हमारे पास ये क्या कहलाता है, हैंडल कहलाता है। ये भाग क्या कहलाएगा, हैंडल कहलाएगा। हैंडल को यहाँ पर पकड़ने के लिए जो मजबूती प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिप कहते हैं। क्लियर है। और हमारे पास ये जो हथौड़े का भाग है वो क्या कहलाता है, आगे वाला भाग कहलाता है फेस, और पीछे वाला जो भाग होता है पिन होता है, जहां पर क्या होता है कि कोई जो पिन लगी हुई उसको निकालने के लिए जबड़ा होता है, जो निकालने के लिए काम लेते हैं, जबड़ा है एक तरीके से। ये जो भाग है इसका सर कहलाता है, हेड कहलाता है, और इससे हम आई, यहाँ पर आगे भाग होता है ना, आई बोल्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास आई है ना, तो आगे आई होल, आई बोल्ट भी कहलाता है, ये ध्यान रखना। ये हमारे पास भाग कहलाता है, साइड वाला भाग चिक कहलाता है, और ये गर्दन है, नेक कहलाती है। तो ये हथौड़े के सारे भाग हैं जो आपके सामने दर्शाए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अगला सवाल, पीवीसी ट्यूब, धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इससे आसान क्या सवाल दूं, सबसे आसान सवाल दे दिया आप तो। जल्दी से कीजिए सवाल को सोल्व। किस उपकरण का प्रयोग धातुओं को काटने के लिए किया जाता है? धातुओं को काटने के लिए किसका उपयोग करोगे? मेलेट का, क्लो हैमर का, पोकर का, हेक्सा का, जंपर का?
बताइए किसका उपयोग किया जाएगा, जल्दी से इसको सोल्व कीजिएगा। मेलेट, क्लोहेमर, पोकर, हेक्सा, जंपर, किसका उपयोग करेंगे धातुओं को काटने के लिए? सबका आंसर करेक्ट है, डी आंसर बिल्कुल हेक्सा। धातुओं को काटने के लिए, पाइप को काटने के लिए, ट्यूब को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेक्सा का प्रयोग करते हैं। हेक्सा हमारे पास इस प्रकार का होता है भाई, देखो ध्यान से, ये हमारे पास हेक्सा है। तो यहां पर हेक्सा की ये जो भाग है ऊपर वाला, ये फ्रेम होती है और इधर वाला हैंडल होता है। हैंडल अलग अलग आकार के बने होते हैं, ये हैंडल होता है और इनके बीच में हम ब्लेड लगाते हैं और ये हमारे पास ब्लेड कटिंग का कार्य करती है। तो ब्लेड होती है वो कटिंग का कार्य करती है। कठोर और नरम अलग अलग प्रकार की ब्लेड होती है और ये ब्लेड को कसना कितना है ये विंग नट द्वारा एडजस्ट किया जाता है। क्लियर है? तो ये विंग नट द्वारा यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार के दांते होते हैं जो अग्र भाग के अंतर्गत होते हैं। तो ये हमारे पास होता है इसका मुख्य भाग। जो ये भाग स्टूड है ना, वो क्या कहलाता है? जो ये हमारे पास ब्लेड है इसको यहाँ पर लाके फिट किया जाता है, वो हमारे पास एरिया कहलाता है, स्टूड कहलाता है। क्लियर है? तो ये हेक्सा है, हेक्सा का कार्य कटिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला सवाल 11 नंबर, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत बताइए जल्दी से भाई। हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्लास ये डेली चलेगी क्या? तैयारी बताओ। ये तो मैंने कहा ना भाई, यहाँ तो टॉपिक वाइज सभी सवाल सॉल्यूशन किए जाएंगे। टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सभी सवालों के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, वो तो मैंने आपको 20 तारीख को बता दिया था जब मैं लाइव आया था। डेली चल रही है नहीं तो आप पढ़िए। और मैं तो काफ़ी दिनों से डेली पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के, कभी सवाल करा रहा हूँ, कभी आपको पेपर सोल्व करा रहा हूँ, कभी टॉपिक के सवाल करा रहा हूँ, कभी लॉकडाउन वाले सवाल सोल्व करा रहा हूँ, अलग अलग सवाल सोल्व करा रहा हूँ। डेली ऐप के अंदर भी क्विज दे रहा हूँ। इतने सवालों के साथ तो मैं इतना आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि हमारा रिश्ता बहुत लंबा हो गया सवालों के साथ। हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.75 से 1% तक। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। यदि एक की जगह 1.5% होता तो भी हम कर देते हैं, लेकिन 1.5 हम ज़्यादा नहीं करते हैं, तो 1.5% तक हम कर देते हैं हाई स्पीड स्टील में। इस बात में कार्बन का परसेंट यहाँ तक होता है। जितना ज़्यादा कार्बन मिलोगे तो कठोरता क्या होगी? बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा कार्बन उतनी ज़्यादा कठोरता। तो कार्बन कम होगी, कठोरता कम होगी। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा भंगुरता बढ़ेगी, घटेगी। ब्रिटल वाला केस क्या होगा? बढ़ेगा, भंगुरता बढ़ेगी। भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब होता है किसी चीज को मोड़ने पर उसका टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाना, लेकिन मुड़ना नहीं, भंगुरता कहलाती है। लचीलापन का उल्टा, लचीलापन वाली तो मुड़ जाती है, भंगुर वाली मुड़ती नहीं है। अगला सवाल है, दी गई आकृति में रेती के प्रकार को पहचाने। फाइल या रेती, जिसे फाइल कहते हैं या रेती कहते हैं, तो रेती के प्रकार को पहचानिए। ये कौन सा है? रास पकड़ रेती है, सिंगल कट वाली रेती है, डबल कट वाली रेती है या वक्राकार कट वाली रेती है? बताइए कौन सी रेती है? आप इसका आंसर जल्दी से बता सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। भरतपुर से हैं सोनू, आप मिलने के लिए उत्सुक हैं तो हम जल्दी मिलेंगे। भरतपुर से हो तो हम जल्दी मिलेंगे भाई। हम आप लॉकडाउन खोलने दो और सारी चीज़ें सामान्य होने दो, हम बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान करें। आकृति में दिखाई गई रेती हमारे पास देखो, यदि मान लो इस प्रकार की होती, केवल एक ही होती, तो मैं क्या कहता? सिंगल कट। वापस एस से आ गई तो क्या हो गई? डबल कट। तो ये हमारे पास डबल कट रहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। वक्राकार रास कट नहीं है। वक्राकार तो मुड़ी हुई भाग होती है, वो वक्राकार होती है। ये देखो रेतियों, अलग अलग प्रकार की रेती मैं दर्शा देता हूं ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए रेतियों के बारे में। देखो ये हमारे पास क्या हो गई? सिंगल कट हो गई। ये रेती आपने देख ली भाई, ये हमारे पास कौन सी कट है? सिंगल कट एक साइड में। ये हमारे पास पहले ऐसे हैं फिर ऐसे हैं, तो कौन सी रहती है? डबल कट। ये हमारे पास कौन सी है? वक्राकार हो गई।
ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग प्रकार के भाग हैं, जिसमें देखो रिटेल, मील, हाफ राउंड, ट्राइंगल, अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं ना। इस प्रकार के आपके पास अलग अलग प्रकार की रेती होती है। ये हमारे पास अलग अलग प्रकार की रेती दर्शाई गई है जिसे आप देख रहे हैं। तो रेती हमारे पास ये बताइए कौन सी हो गई, तो दिखेगी रेती हमारे पास डबल कट वाली रेती है। क्लियर है। अगला 13वां सवाल सोल्व कीजिए जल्दी से। 13वां सवाल सोल्व कीजिए भाई जल्दी से, 13वें सवाल को। 13 नंबर क्वेश्चन, की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। यानी कि की वेज हमारे पास की होल्स काटने के लिए जो किस प्रकार की छेनी यानी कि चीजल का उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। की वेज काटने के लिए जल्दी से, बहुत आसान सवाल है। और जब आपको पहले दिन टॉपिक पता होता है तो पढ़ के आया करो, तो इससे क्या होगा, आप सभी सवालों का आंसर आसानी से दे सकते हो। बताइए जल्दी से कि अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़े से, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर हो जाए कौन सा आंसर हमें डिक्लेयर करना है। हाफ राउंड चीजल दिख रहा है, केप चीजल दिख रहा है, और कोल्ड चीजल दिख रहा है, डायमंड चीजल दिख रहा है, राउंड नो चीजल दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन हमारे पास देखो आगे जो केप चीजल है ना, उसमें देखो आगे का भाग देखो ध्यान से, इस प्रकार, फिर इस प्रकार आया है। तो ये हमारे पास की होल करने में सक्षम है। बाकी देखो किसी में नहीं, बाकी सबके आगे का भाग थोड़ा चपटा है, लेकिन ये आगे का भाग पूर्णतः तीखा है। तो की होल में कौन सा काम आएगा हमारे पास, केप चीजल काम आएगा। जैसे हमारे पास भाई डायमंड पॉइंट चीजल है ना, तो डायमंड इस पॉइंट चीजल का उपयोग कहाँ करोगे, पदार्थ के कोनों के वर्गीकरण, अलग अलग पदार्थ उसके कोनों के वर्गीकरण करने में हम क्या उसका काम लेंगे, डायमंड चीजल का काम लेंगे। और ये हमारे पास इस प्रकार के अलग अलग भाग होते हैं जिसको आप देख सकते हो। हाफ राउंड चीजल होता है, इसके वक्र खांचे होते हैं, टेढ़े खांचे होते हैं, उन्हें काटने के लिए हाफ राउंड को काम में ले लेते हो। तो हमारे पास सवाल था की होल को काटने के लिए किसको काम लोगे, तो केप छेनी यानी केप चीजल को काम लेंगे। ये आगे से तीखा होता है, तो ये हमारे लिए सबसे बेनिफिट होता है, फायदे वाला चीज होती है। क्लियर है। जो फ्लेट छेनी होती है वो वेल्डिंग जोड़ों धातु को हटाने के लिए वहां पर काम लिया जाता है। वेल्डिंग की हुई वहां पर एक्स्ट्रा धातु लगे ना, उसको हटाने के लिए फ्लेट चीजल का काम लेते हैं। क्लियर। अगला सवाल बताइए, सवाल किसको ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जा सकता है। जल्दी से सवाल का आंसर बताइए भाई। किसको ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जा सकता है, रिलीफ, धागे, पूंछ या टेल, बांसुरी। बताइए जल्दी से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। किसको ग्राइंड करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है, तो ये करेक्ट आंसर है बांसुरी। बांसुरी को हमारे पास ग्राइंडिंग करके इसके टेपों को पुनः तेज किया जाता है। फ्लूट्स होते हैं ना बांसुरी, तो उसमें जो होते हैं छिद्र होते हैं, उसको ग्राइंड करके हम इसके वापस छिद्रों को तेज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी बांसुरी। 15वां सवाल है, पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है। पोकर मैं आपको दिखा देता हूं 1 मिनट के लिए। ये मेरे पास जो भाग है पोकर है, ताकि आप उत्तर दे सको। ये भाग पोकर है, तो पोकर का उपयोग किस लिए किया जाता है, आगे की टिप है वो शार्प है। आगे की टिप कैसी है भाई, शार्प है। अब देखो पोकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बोल्ट को कसने के लिए, लकड़ी के स्क्रू लगाने तो अग्रगामी छिद्र निर्माण करने के लिए, बोल्ट को ढीला करने के लिए, कंड्यूट पाइप को काटने के लिए। देख लो आप ध्यान से, क्या ये नट बोल्ट कस सकता है, खोल सकता है। देखिए जल्दी से आंसर बताइए। अब इतना अच्छा क्या होगा कि आपको चित्र दिख गए, तो अब आप आंसर आराम से बता ही सकते हो। आंसर बताने में किसी भी प्रकार की तकलीफ है ही नहीं अब तो, और अभी भी तकलीफ है तो फिर हम दूर कर भी कैसे सकते हैं।
जल्दी से बताइए। पोकर का प्रयोग तो ये बोल्ट को कसने के लिए नहीं होता है, बोल्ट को ढीला करने के लिए नहीं होता, पेच थोड़ी है, और कंड्यूट पाइप को काटने के लिए काम नहीं लेते हो। लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी पहले छिद्र निर्माण करते हो, उस छिद्र की जगह हम स्क्रू लगाते हैं, इसलिए प्रयोग करते हैं। तो लकड़ी के स्क्रू लगाने तो अग्रगामी छिद्र निर्माण करने के लिए काम लेते हैं। ये देखो लकड़ी में जहां हम स्क्रू लगाएंगे वहां पहले क्या करेगा, आगे छिद्र कर देगा इसकी सहायता से। तो यहां पर हम पोकर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लकड़ी के स्क्रू हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण करने के लिए। 16 नंबर सवाल का आंसर बताइए। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है? जिस प्रकार यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है, मापने के लिए काम लेते हैं, उसी प्रकार वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी होता है। दोनों सेम टाइप के ही होते हैं। तो इसका और इनका दोनों का सिद्धांत सेम होता है, जो डिफरेंस के ऊपर आधारित होता है, अंतर के ऊपर आधारित होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा भाई, क्योंकि डायल टेस्ट इंडिकेटर तो हमारे पास इंडिकेट करने के लिए काम लेते हैं, फिक्स्ड गेज मापने के लिए काम लेते हैं जो कि बड़ी राशि मापते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर गहराई मापने के लिए काम लेते हैं। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किसी भी एंगल पर कोई भी माप मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये डिफरेंस पर आधारित करते हैं। 17वां सवाल बताइए जल्दी से। 17वां सवाल है, फिलर गेज का प्रयोग कहां किया जाता है और कैसे किया जाता है? जल्दी से। फिलर गेज, फिलर का मतलब भरने के लिए गेज। पहले एक कोई सवाल आया था आपकी अभी आज, तो बहुत सारे आंसरों ने फिलर गेज में आंसर दिया था, तो आपको उसके बाद मैंने बताया था फिलर गेज का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो देखा होगा फिलर गेज का बताओ प्रयोग कहाँ करोगे? चलने के लिए पुर्जों को ठीक ठाक करने के लिए, जुड़ने वाले पुर्जों को बीच गैप की जांच के लिए, जोब की त्रिज्या जांच के लिए, या छिद्रों के सही होने की जांच के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका। 17 नंबर सवाल आपके सामने है। सत्रह में बी, सबका आ रहा है बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहा है, सबका बी आ रहा है। तो हमारे पास देखो फिलर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? फिलर गेज का प्रयोग होगा वो जुड़ने वाले पुर्जे होते हैं उनके बीच की गैप की जांच करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करें। इस प्रकार का होता है फिलर गेज कि भाई आपके पास जो भी है उसका सबका मान लिखा होता है, ताकि जब आप इसको प्रयोग में ले रहे हो वहां पर तो आपको पता चल जाए गैप कितना है, तो उस हिसाब से आप इसका प्रयोग ले सकते हो। तो अलग अलग माप लिखा होता है हमारे पास जितने भी फिलर गेज होते हैं। तो ये आयताकार चपटी पट्टी होती है, जो बीच के गैप कितना, उस गैप की जांच करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो गैप की जांच करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर है? तो सवाल है फिलर गेज का प्रयोग जुड़ने वाले पुर्जों के बीच गैप की जांच करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। 18वां सवाल है, एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर गो दूसरे सिरे पर नो गो आकार होता है वो क्या कहलाता है? ये हमारे पास देखो सिंगल एंडेड प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और कंटिन्यूस प्लग गेज, ये है डायग्राम। तो ये होता है हमारे पास एक तरफ हमारे पास क्या लिखा है? गो, और दूसरी तरफ लिखा है हमारे पास नो गो। तो एक तरफ गो और दूसरी तरफ नो गो है। तो बताइए कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर है? एक नाम मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ दिखाया था, एक नाम लिखा हुआ दिखाया था, लेकिन वो नाम ऑप्शन में है नहीं। वो नाम आपको मैंने कौन सा दिखाया? देखो वर्माउंट गेज, लेकिन वर्माउंट गेज ऑप्शन में है नहीं। लेकिन आप उसके अनुसार बताओ आंसर क्या है। एक गेज दूसरा नो गेज है, तो करेक्ट आंसर बताओ डबल एंडेड। बाकी के कई कह रहे हैं अच्छा दो एंड है तो डबल एंडेड कर दो, ऐसे लगा रहे हो दिमाग। ये जो भाग होता है वो प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाता है भाई। क्या कहलाता है?
प्रोग्रेसिव प्लग गेज, जिसमें एक सिरा होता है गो, दूसरा होता है नो गो, और इसका बीच वाला भाग होता है वो हमारे पास षटभुजाकार यानी हेक्सागोनल होता है, सम षटभुज कह सकते हो। इस गेज का प्रयोग जॉब को लिमिट में चेक करने के लिए किया जाता है। जॉब को लिमिट में चेक करने के लिए गो तथा नो गो को यानी प्रोग्रेसिव गेज को काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। अब है 19 नंबर, ऐंठने के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को किसके द्वारा साफ कर लेना चाहिए? ऐंठने से पहले या मोड़ने से पहले या उसको स्क्यूड करने से पहले स्लिप गेज में सटने वाली सतहों को किससे साफ करना चाहिए? मुलायम लाइनेन का कपड़ा से, ठीक है, सेमवा या सांबर लेदर से भी कर सकते हो। तो दोनों में किसी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो एयर या बी, दोनों में किसी से कर सकते हो। ऐंठने से पहले स्लिप गेज में सटने वाली सतहों को चाहे मुलायम लाइनमैन कपड़े से सोल्व करो या सांबर लेदर से करो, दोनों में से किसी से भी आप इसको साफ कर सकते हो। तो ए या बी आएगा। और अगला सवाल है 20वां, बहुत ही आसान सवाल है 20वां सवाल। तो 20वां सवाल का आप आंसर बता सकते हो। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता देता हूं ताकि आपको कई चीजें पता रहें। एक यार्ड यानी कि एक गज होता ना, उसमें होता 3 फीट। एक फीट होता ना, उसमें होता 12 इंच। क्लियर है? और 1 इंच होता है, उसमें होता है 2.54 सेंटीमीटर। और 2.54 सेंटीमीटर है। एक जो सेंटीमीटर होता है ना, उसमें होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर कितना? 10 mm। गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25.4 mm। ऑप्शन mm में दिया था 25.4 mm, हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 25.4 mm। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। गज में क्या होता है, जैसे आपको पूछे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप क्या कहते हो? 1000 मीटर होते हैं। लेकिन यदि मैं कहता हूँ 1 मील में कितने मीटर होते हैं तो 1609 मीटर होते हैं। 1609 मीटर होते हैं 1 मील के अंतर्गत। तो ये हमारे पास मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली आपस में जो चेंज होती है वो उसका आंकड़ा होता है। यदि आपको पूछे 1 फीट होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं भाई 1 फीट में, ठीक है। तो 1 इंच का समतुल्य क्या हो गया? 25.4 mm हो गया भाई। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। तो ये हमने किए हैं आज कॉमन टूल्स के सवाल सोल्व कर। हम कल हम करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल के। तो वो सिंबल कौन से हैं, जो विद्युत चिन्ह होते हैं वो कौन से हैं, उन सब के सवालों को सोल्व करेंगे। आज हमने ये सवाल सोल्व किए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हो, पहला काम आप ध्यान से कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दो, फेसबुक पे डाल दो। इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और आप हमें जितने मोटिवेट करोगे हम भी आपको उतना ही मोटिवेट करते जाएंगे और उससे दुगुने जोश के साथ पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आए, रेगुलर चलानी है। तो आप जानते हो कि मंडे से फ्राइडे तक तो टॉपिक वाइज करेंगे, सैटरडे संडे को पेपर सोल्व करेंगे। अब की बार पेपर सोल्व होगा यूपी RVNL TG2 का 2016 का पेपर। यूपी RVNL TG2 2016 का पेपर सोल्व करेंगे। तो तैयार है ना शनिवार रविवार को। कल हमारे पास इसी प्रकार टॉपिक वाइज सोल्व होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप फायदा उठाओ। संडे को टेस्ट होगा, डेली क्विज ऐप के अंतर्गत होती है। संडे टेस्ट और डेली क्विज पूर्णतः निःशुल्क फ्री हैं। ऐप डाउनलोड करके वो जरूर अटेंड करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। शेयर जरूर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।